नमस्ते जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट के बारे में। अब देखिए, ये जो डिबेट है ये बहुत सालों से चल रही है एंड कोविड के बाद तो बहुत तेज हो गई है डिबेट, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो हैं शेयर मार्केट में आ गए हैं। एंड मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो कि कोविड के बाद जिसने शेयर मार्केट अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये चीज़ें बताऊंगा ही। इसके अलावा मेरी जो फैमिली है वो शुरुआत से रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्ट वगैरह करती थी एंड अब वो भी रियल एस्टेट से शिफ्ट होकर शेयर्स में आ गई है। तो मैं इस वीडियो में रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड शेयर्स का एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए या शेयर्स में जाना चाहिए। देखिए, इससे पहले कि मैं कंपैरिजन करना स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि क्योंकि अब मैं फुल टाइम एक शेयर मार्केट का इंसान हूं तो मैं शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा बाइसनेस दिखाऊंगा या कुछ है। ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं बिल्कुल अनबाइज्ड वे में आपको बताऊँगा कि रियल एस्टेट ज़्यादा बेटर है या फिर शेयर मार्केट ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं कंपेरिजन वाले पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है लिक्विडिटी, एंड ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि 60+ हैं। देखिए, लिक्विडिटी जो है वो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ के शेयर्स खरीदे हुए हैं और 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा हुआ है। अब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने जो है 1 करोड़ के शेयर्स बेचे, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बट आपको अगर 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है और आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको कम से कम 3 से 4 महीना तो लगेगा उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए। और अगर आपको जल्दी से जल्दी बेचनी है तो आपको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी होगी, जिसमें हो सकता है आपको प्राइस 90 लाख मिले, 95 लाख मिले या 85 लाख मिले। ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। शेयर मार्केट में क्या है, आपको पता है कि भाई मार्केट प्राइस क्या है, हम जो है इसको निकाल देते हैं। तो इसलिए लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, आपको नेक्स्ट डे पैसे मिल जाते हैं। एक पॉइंट और आता है लिक्विडिटी में ही कि पार्टली लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये शेयर मार्केट में। मतलब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा इसमें कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ के शेयर्स हैं, 1 करोड़ के आपके पास एक प्रॉपर्टी है। अब आपको कोई फैमिली इमरजेंसी हुई या किसी बच्चों की शादी है, कुछ भी, आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आप ये नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी में कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचो और फिर 20 लाख ले लो। वो तब हो सकता है अगर आपके पास कोई प्लॉट है जिसमें आप पार्टीशन कर सकते हैं, तब तो वो चीज़ हो सकती है। बट वो बहुत ज़्यादा एक टीडियस एफर्ट होता है, मतलब उसमें बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट्स में आना जाना करना, एनओसी लेना, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप आराम से ये चीज़ कर सकते हो कि आप 1 करोड़ में से 20 लाख के शेयर्स आप बेचो एंड नेक्स्ट डे आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। तो ये तो है फर्स्ट पॉइंट कि लिक्विडिटी आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा मिलेगी। दूसरा पॉइंट होगा कि रिटर्न आपको किस में ज़्यादा मिलेगा। देखिए, जहाँ तक रिटर्न की बात आती है ना, तो ये मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी ने 2015 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा और वो अप्रैल 2020 में देख रहा है अपना रिटर्न, तो वो तो कहेगा कि शेयर मार्केट बेकार चीज़ है, शेयर मार्केट से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर उसने अपने शेयर्स जो है फरवरी 2022 के बाद या मई 2022 के आसपास, जब ये आपका इन्फ्लेशन का और ये इंटरेस्ट रेट वगैरह का मामला चल रहा था, जब आपका यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट भी डाउन था, उस समय पे अगर देखा हो तो वो कहता है यार मेरे तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट अगर उसी इंसान ने 2024 में देखा होता फरवरी मार्च के आसपास, तो वो कहता कि यार देखो कितने बढ़िया मेरे को रिटर्न मिले एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब ये जो है बिल्कुल टाइम वाइज डिपेंड करता है कि आप किस समय पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड आप एग्जिट किस समय पर लेना चाहते हो। अब जो अपार्टमेंट्स की बात हो गई या फिर रियल एस्टेट की बात हो गई, तो उसमें भी यही चीज़ मैटर करती है। जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एक्सपीरियंस होगा कि पिछले जो 10-12 साल हैं वो रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहे थे। हालांकि पिछले 2-3 साल बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। आप देखो आफ्टर 2021-22 बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिला है। बट बिटवीन 2012 एंड 2020-21 तक बहुत ख़राब रहा था मार्केट। बहुत ज़्यादा मतलब ओवर सप्लाई हो गई थी, प्राइसेस बहुत डाउन आ गए थे एंड लोगों के इन्वेस्टमेंट्स अटक गए थे। मेरी खुद की फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स अटक गए थे, क्योंकि बिकॉज वही हो रहा था कि भाई पैसे ले लिए बट प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने भी पर्सनली बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करा है इन द लास्ट 10 ईयर्स व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। अब यहाँ पे भी यही बात आती है। मान लीजिए आपने 2008-9 में इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, अब आप 2015 में देख रहे हो एंड उस समय पे मार्केट अगर डाउन है रियल एस्टेट का, तो आप कहोगे कि यार रियल एस्टेट बेकार चीज़ है। बट ये है कि ये जो रिटर्न का जो मैटर है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कब एंट्री ले रहे हो, कब एग्जिट ले रहे हो। अब कोई इंसान मेरे को कहे कि यार मैं निफ्टी जब 26,000 होगा तब मैं एंट्री लूँगा, एंड फिर उसके बाद आज की डेट में जब वो 23,500 है तब वो कह रहा है कि मैं एग्जिट लूँगा, तो वो कहेगा कि यार शेयर मार्केट बेकार चीज़ है। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जो आज एंट्री ले और 1 साल बाद देखे कि भाई निफ्टी 27,000 है तब एग्जिट ले, वो कहेगा कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। तो आप चाहे शेयर मार्केट में जाओ चाहे रियल एस्टेट में जाओ, आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात आती है कि आपने एंट्री एग्जिट टाइम भी देख लिया कि हाँ मेरे को कब एंट्री करनी है। आपने जब मार्केट डाउन है, चाहे रियल एस्टेट को चाहे शेयर मार्केट को, तब आपने एंट्री कर लिया। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पर है तब आप एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है
उसके बेसिस में मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट में तब आपको ज़्यादा मिल सकता है अगर आप इक्विटी में हो तो। अगर आप लोग ETF में हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हो, जिसमें 12 से 15% मिल सकता है इन अ वेरी गुड सिनेरियो, या फिर मतलब इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी में कहूँगा, उस केस में आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड एंड ETF से ज़्यादा रिटर्न रियल एस्टेट आपको दे जाएगा। बट हाँ, ये ज़रूर है अगर आप इक्विटीज़ में जा रहे हो, इक्विटी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने सही टाइम पे एंट्री लिया, सही कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप आराम से जो है 25 से 30% भी साल का आप कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे मिड कैप शेयर्स हैं, लार्ज कैप शेयर्स हैं जो कि आपको एक साल के अंदर 25 से 30% दे सकते हैं। एंड अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो और आपने सही शेयर चुन लिया तो हो सकता है आपके 6 महीने साल भर में पैसे भी डबल हो जाए। तो ये एक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाला भी गेम होता है शेयर मार्केट में, एंड सिमिलरली रियल एस्टेट में भी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रियल एस्टेट में कम रिस्क होता है, बट देखिए रियल एस्टेट में भी मेरे हिसाब से तो उतना ही रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बहुत सारे ऐसे हिडन कॉस्ट्स भी होती है रियल एस्टेट की, जो मैं आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। तो ये है कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको देखना ज़रूरी है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको इक्विटी का गेम समझ में आता है, अगर आपको पता है कि कौन सी कंपनी को कब उठाना है, टेक्निकल आता है, फंडामेंटल आता है, या फिर कोई और तरीके के एनालिसिस आपको आती है, न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस होती है या प्राइस बेस्ड एनालिसिस होती है, वो सब चीज़ें अगर आपको आती है तो आपको इक्विटी में ही रहना चाहिए। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में चुनना है या फिर रियल एस्टेट में चुनना है एंड आपको लिक्विडिटी से कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो आपको रियल एस्टेट देखना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे जाए एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी किस में ज़्यादा है। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एनी डे कोई भी मुझसे पूछेगा, मैं उसको यही कहूँगा रियल एस्टेट में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ नॉट लाइक कि आप किसी ब्रोकर के पास गए या आप किसी बिल्डर के पास गए, आपने उसको 1 करोड़ रुपए दिए कि जी ये मेरे को लैंड चाहिए, ये मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, ये मेरे को अपार्टमेंट चाहिए, वॉटएवर। केवल इतना नहीं होता है, उसके बाद आपका 2-3 महीने का प्रोसेस होता है। आप अगर रीसेल में ले रहे हो तो उसमें जो बायर है उससे आप बातचीत करोगे, पहले बयाना दोगे, फिर उसके बाद अलग अलग पेपर साइन होते हैं, फिर आप अथॉरिटी में जाते हो, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करवाते हो, सब कुछ है। अगर आप लोन ले रहे हो तो फाइनेंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर जो ब्रोकर है उसको आपको कमीशन देना है। अच्छा, इस बीच में होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो ब्रोकर एंड बिल्डर कम्युनिटी है वहाँ पे गुंडागर्दी पे बहुत चलती है। अब जब ये गुंडागर्दी वगैरह चलती है तो एक सॉर्ट ऑफ मसल फ्लेक्सिंग वाली भी बातें आ जाती हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सिंपल से जो लोग होते हैं वो मसल फ्लेक्सिंग के सामने झुक जाते हैं। कुछ ब्रोकर्स भी ऐसे होते हैं जो सिंपल एंड हम्बल लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए जो है अपनी ब्रोकरेज बढ़ाने के लिए औने पौने दामों में उनसे डिस्ट्रेस सेलिंग करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बयाना दे के मतलब प्रॉपर्टी के कागज़ रख लिए एंड ऑल दैट। बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं एंड वो चीज़ें कहनी बहुत आसान होती है कि हम अथॉरिटी में ये चीज़ बोलेंगे कि जब तक चेक क्रेडिट नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। बट अगर बाई चांस कुछ चेक में हेरा फेरी हो जाए, ड्राफ्ट में हेरा फेरी हो जाए, तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुलिस हो या आपका अथॉरिटी हो, लीगल नोटिस हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 10-12 सालों में मैंने इतने सारे लीगल केसेस वगैरह देखे कोर्ट्स में, क्योंकि मेरे भी 2-3 चक्कर लगे थे बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोग एक एसोसिएशन का पार्ट थे जिसमें वीवर फ्लैट बायर्स एंड हम लोग जो है बिल्डर के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। अब जब हम कोर्ट्स वगैरह जाते थे, मैं एक दो बार गया हूँ, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे लोगों के कैसे कैसे इश्यूज़ आते थे। ये तो बिल्डर के साथ था। जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल भी बहुत इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, फिर फैमिली का एक अलग चक्कर होता है कि भाई फैमिली प्रॉपर्टी है, किसको कितना मिलेगा, क्या है क्या नहीं, वो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, एंड मेरे फादर ने भी यही चीज़ करी है कि जैसे ही आप 60+ हो जाओ ना, रियल एस्टेट से आप शिफ्ट हो जाओ। चाहो तो अगर आपको शेयर मार्केट से रिस्की, मतलब अगर मान लो आपको शेयर मार्केट बहुत रिस्की भी लगता है ना, तो आप FD में चले जाओ। FD में भी आपको 6 से 7% जो मिलता है ना, वो 2 या 3% का जो आपको वो रेंटल इनकम मिलती है इन रियल एस्टेट, उससे ज़्यादा ही होती है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती। एंड दूसरी बात क्या है कि आपको घर बैठे पैसा मिलता है। अगर आप मंथली भी करना चाहो वो भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रियल एस्टेट की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकता है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं या इतनी उसमें मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से तो विल पावर ही बोलनी चाहिए। मतलब आपके पास इतना वो पेशेंस कह लो, या फिर इतनी नॉलेज है, या फिर इतना आप में हिम्मत है कि आप रियल एस्टेट की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होके आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। बट ओवरऑल देखा जाए, फॉर अ सिंपल मैन, फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो कि ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता, उसके लिए शेयर मार्केट इज़ एनी डे बेटर। क्योंकि आपको
केवल जो डील करना है, आपका जो ब्रोकर्स हैं आज की डेट में सब ज़ीरोधा हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, सब बहुत अच्छे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। आप आराम से एवरीथिंग इज़ वेरी सीमलेस। आप शेयर्स बेचने हैं, खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचने खरीदने हैं, आप 1 करोड़ के खरीदो, 2 करोड़ के खरीदो, 10 लाख के खरीदो, 50 करोड़ के खरीदो, 100 करोड़ के खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी सीमलेस एंड पेमेंट भी सब सीमलेस होता है। एंड सबसे बड़ी बात, इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी एंड NSDL है, CDSL है, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो ये भी सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एनी डे आई वुड से कि शेयर मार्केट बेटर है। अब आता है फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ दैट फील्ड। अब ये देखिए, ये डिपेंड करता है किसको किस चीज़ की नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर मार्केट का इंसान हूँ, मेरे को शेयर मार्केट की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट। बट हाँ, ये ज़रूर है कि शेयर मार्केट से पहले भी मैंने रियल एस्टेट करा है, तो इसलिए मेरे को दोनों फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। उसी के बेसिस पे मैं आपके सामने ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ। बट कुछ लोग हो सकते हैं जिनको केवल रियल एस्टेट की नॉलेज हो, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको केवल शेयर्स की नॉलेज हो। तो आपको पहली बात तो वही फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए जिसकी आपको नॉलेज है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको शेयर्स की नॉलेज है, बट वो ये सोच रहा है कि यार मैं नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट कर दूं, या फिर धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, या नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट कर दूं और वहाँ पे इतना रिटर्न आ जाएगा, उतना रिटर्न आ जाएगा, मत करिए। उससे बेटर है कि आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो आप उसकी ही इन्वेस्टमेंट करिए। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्रिप्टो में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। भाई क्रिप्टो मेरे को नहीं समझ में आता, एंड क्रिप्टो में मेरी नॉलेज भी नहीं है, एंड मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। हालांकि मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि एक मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ जो कि होगा डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो का। वो भी जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपको और रीजंस बताऊँगा क्यों मैं क्रिप्टो के फेवर में नहीं रहता हूँ। बट हाँ, ये है कि जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज है मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, उसी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो यही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। अगर आपको रियल एस्टेट की नॉलेज है, अगर आपको पता है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ आपको उठना बैठना है, ब्रोकरेज का आपको पता है, सब कुछ रेंटल मार्केट का आपको पता है, तो आप रियल एस्टेट ही करिए। एंड अगर आपको शेयर मार्केट का पता है तो आप शेयर मार्केट करिए। एंड अगर आपको दोनों पता है तो उसमें फिर बेस्ट ये रहेगा कि आप डाइवर्सिफिकेशन करिए। एंड मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि एक नॉर्मल इंसान को अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस हिसाब से करना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट होगा टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी। अब देखिए, ये वाला पॉइंट लेने का मेन रीज़न ये है कि मैंने एक चीज़ देखी, रियल एस्टेट से निकलने का मेरा वन ऑफ द मेन रीजंस था टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी। क्योंकि होता क्या है ना कि हम ये चीज़ तो सोचते हैं कि हाँ चलो ये यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करा, हमें इतने साल में इतना रिटर्न मिला, हमारे मान लीजिए 10 साल में पैसे ट्रिपल हो गए या 4 गुना हो गए, हमें इतना रेंटल यील्ड मिल रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट एक जो टाइम, कॉस्ट, एनर्जी जाती है ना, वो भी आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक जो कहते हैं ना मेंटल पीस आपकी किस चीज़ में है, वो भी देखनी ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस पॉइंट का नाम रखा है टाइम, कॉस्ट एंड एनर्जी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं एंड आपका गुड़गांव में कोई एक फ्लैट है, एंड उसमें है क्या कि भाई आपने बहुत अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा था, आपके पैसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो चुके हैं। अब आप जो है वहाँ पे मतलब उसको रेंट पे लगा के रखते हैं, रेंटल इनकम आपकी आ रही है। पहली बात तो आपकी जो रेंटल इनकम आएगी वो 2 या 3% होगी, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, आप अगर ये सोचोगे कि चलो कोई ऐसी बात नहीं, 2 या 3% रेंटल आ रही है तो 6-7% से प्राइस भी बढ़ रही है लैंड की या फिर अपार्टमेंट की, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, तो ओवरऑल अच्छा रिटर्न आ रहा है। बट यहाँ पे बात आती है कि जब आप कोई टेनेंट ढूंढने जाते हो तो आपको एक ब्रोकर चाहिए, फिर वो ब्रोकर को आप कमीशन दोगे, फिर वो जो है जाके अलग अलग पार्टी से मिलवाएगा, सब कुछ है। एंड अगर आप नोएडा में रह रहे हो तो आपको गुड़गांव आना जाना करना, उसकी भी एक टाइम, कॉस्ट, एनर्जी तो लगती है उसमें। आप अपने घर से निकलोगे, वहाँ जाओगे, बात करोगे, सब कुछ है। फिर आपको टेनेंट कैसा मिले कैसा नहीं मिले, कुछ टेनेंट ऐसे होते जो पूरा कब्जा करके रख लेते हैं, फिर उनसे छुड़वाना, फिर उसमें कभी कभी आपको मसल पावर की भी यूज़ करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर ब्रोकर कभी कभी घपला कर देते हैं, वो भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा जो है हर 2-3 साल में आपको पेंटिंग, डेंटिंग, वो सारी चीज़ें, वुडन वर्क, ये सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ती है, क्योंकि जो आपका टेनेंट आ रहा है उसको भी ये चीज़ चाहिए कि भाई मेरे को घर टिप टॉप मिले। अब जो बहुत टाइम से रेंट पे रह रहा है वो भी ये 2-3 साल बाद कहेगा कि जी यहाँ पेंट करवा दो, वहाँ ये डेंटिंग करवा दो, पाइपिंग करवा दो, मेंटेनेंस में ये इशू सॉल्व करवा दो, वो सारी चीज़ें हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और क्या होती है, अगर आपने लड़कों को दिया रेंट पे तो ये चीज़ हो जाती है कि भाई लड़कों को दिया तो वो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही, या फिर फॉर डैट मैटर आपने लड़कियों को दिया, लड़कियाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। फिर इसके बाद ये होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं हमारे देश में जिनको लेके कुछ आप कह सकते हो कि
कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ देखी थी कि नॉर्थ ईस्ट के अगर आप लोगों को रखते हो तो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि यार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं रखना चाहिए एंड ऑल दैट। कुछ लोगों में ये चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों में साउथ इंडियंस को लेके होता है, कुछ लोगों में सिंगल लड़कों को लेके होता है, कुछ लड़कों में कुछ लैंडलॉर्ड्स में लड़कियों को लेके होता है, कुछ में रिलीजियस वाले फैक्टर्स भी आते हैं, कम्युनिटी वाले फैक्टर्स भी आते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स आ सकते हैं, उसमें आपको और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दे रखा है रेंट पे, अब वो उसकी जो बिजली है वो तो नॉर्मल हाउस होल्ड वाली बिजली है। अब वो उसी बिजली से मान लीजिए कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, कमर्शियल आपका मशीन्स चला रहा है या कुछ है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है एंड उसकी वजह से जो है आपका बिल इतना ज़्यादा आ गया एंड फिर वो बिना बिल भरे भाग गया। तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कब्जा करना, फिर उसके बाद बिल ना दे के भागना, इंटरनेट का बिल ना दे के भागना, बिजली का बिल ना दे के भागना, पानी का बिल ना दे के भागना, या मान लीजिए कुछ डैमेज कर दिया आपके फ्लैट पे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है जो कि कनाडा में रहता है, उसके फादर यहाँ पे रहते हैं एंड उसकी मदर नहीं है एंड उसके जो फादर है उनका एक फ्लैट है न्यू अशोक नगर में। अब है क्या कि वो तो उनको तो बस ये है कि भाई रेंट आ रहा है, सब कुछ है। अब अभी जब मेरा फ्रेंड कनाडा से वापस आया तो उसने एक चीज़ देखी कि जो टेनेंट था उसने एनक्रोचमेंट कर रखी थी, मतलब जो टेनेंट था वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था एंड जो बगल वाला फ्लैट वाला था उसने थोड़ी एनक्रोचमेंट करने की कोशिश करी। हालांकि मैंने देखा है प्लॉट्स वगैरह में ज़्यादा एनक्रोचमेंट होती है, बट यहाँ पे तो फ्लैट में एनक्रोचमेंट हो रही है एंड वो भी जो उसका टेनेंट था वो भी उसके साथ मिल गया एंड दोनों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी सॉर्ट ऑफ कर लिया है। तो ये भी सारी चीज़ हो जाती है। एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग 60+ है ना, उनको तो रियल एस्टेट में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास मतलब वो कहते हैं ना, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जो कि रियल एस्टेट आपका सब संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो 60+ वालों को बिल्कुल भी रियल एस्टेट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एंड ओल्ड एज में जो है ना, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, लिक्विडिटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब ये बात सुन के बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि यार नहीं, जो लोग 30-40 साल से रियल एस्टेट में कर रहे हैं, आप उनको कैसे कह सकते हो कि वो शेयर्स में चले जाएँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो शेयर्स में जाएँ, बट मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप लिक्विडिटी की तरफ जाओ, आप FDs में जाओ फिर। एंड अगर आपको फिर भी ये है कि नहीं मेरे को रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो फिर बेटर ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए या फिर आप ETF खरीद लीजिए या फिर लार्ज कैप जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर लीजिए। वो लार्ज कैप कंपनीज में जो आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ एज गुड एज FD। इनफैक्ट जो मेरा कनाडा वाला जो फ्रेंड है, मैंने उसको भी ये बात बोली कि आप अपने फादर को कहिए कि वो फ्लैट बेच के FD में रखें पैसे, ताकि उनको एक लिक्विडिटी रहे। एंड ये भी मैंने तब बोला था जब उनको जो रेंट आ रहा है दैट इज़ जस्ट 1 या 2% एंड जो FD है वो उन्हें 6 से 7% दे रही है। तो जो मंथली अगर वो पे आउट बांध ले किसी बैंक के साथ तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एंड वो भी एंड उनके साथ भी इशू ये है कि वो यहाँ पे अकेले रहते हैं एंड मेरा फ्रेंड एंड उसकी सिस्टर जो है वो सब कनाडा में रहते हैं। तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा देखो आप चाहो ना चाहो बट आपके फादर यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, सब कुछ है, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। मतलब ये तो खैर मैंने एक एग्जांपल लिया, बट इसके अलावा और भी जो लोग हैं ना उन सबको ये चीज़ अब सोचनी चाहिए। आपको पता है कि हाँ, टाइम कॉस्ट एनर्जी मेरी ये जाएगी, मैं उस चीज़ से मैनेज कर सकता हूँ। या फिर जैसे कोई इंसान ऐसा है जो वैसे 60+ हैं बट उनके बच्चे हैं 30-35 साल के बच्चे हैं, साथ में रह रहे हैं या फिर सेम सिटी में रह रहे हैं या कुछ भी है, जो डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो देख सकते हैं। पेंटिंग डेंटिंग के काम हो गए, टेनेंट ढूंढना हो गया, ब्रोकर को हैंडलिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं, तो वेल एंड गुड, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपके पास ये लग्जरीज नहीं है तो इट्स बेटर कि आप लिक्विड एसेट्स में ही जाओ, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। एंड जो यंग लोग हैं, यंग लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखिए, जो आपका घर होता है दैट इज़ नॉट योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ योर रूफ ओवर योर हेड। वो उसको आप इन्वेस्टमेंट मत मानिए बिल्कुल भी। आप घर को ये मान के चलिए कि यार ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो मैं घर में रह रहा हूँ, ये तो मेरी नीड है, दिस इज़ नॉट माई इन्वेस्टमेंट, और वो ये मेरी नीड है। चाहे आप 3 BHK में रहो, 4 BHK में, 2 BHK में, या स्टूडियो में रहो, या फिर किसी लग्जरी बंगलों में रहो, या कुछ भी है, आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपका घर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको केवल एक घर खरीदना चाहिए जो आपका अपना घर है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। इसके बाद डिपेंड करता है आपकी नॉलेज एंड आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर। अगर आप रियल एस्टेट में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके लिए तैयार हो, वेल एंड गुड, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें टिकट साइज़ भी ज़्यादा आपका लगता है, फिर आपको उसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स एक बार में 1 गो में करने होंगे। शेयर्स में तो ये फिर भी है कि भाई 50 लाख है आपके पास, आपने 50 शेयर सेलेक्ट करे, 50 के 50 में 1-1 लाख रुपए डाल दिए, आपकी उसी हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हैं। या फिर आपने 5 शेयरों में 10-10 लाख रुपए डाल दिए, या 10 शेयरों में 5-5 लाख डाल दिए, उस हिसाब से हो जाता है। रियल एस्टेट में आपको हाई टिकट कॉस्ट होती है, 50 लाख का एक
फ्लैट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब जो पहले कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वो सब, उनका ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं, मतलब मेरे को उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा। एंड एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग ये भी बात बोलते हैं कि यार रियल एस्टेट में डायरेक्टली कोई इन्वेस्ट करना, हम चाहें तो DLF के शेयर्स खरीद लो, लोधा डेवलपर्स के खरीद लो, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो गया, शोभा डेवलपर्स हो गए, IRB इंफ्रा हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम कर रही है, चाहे रियल एस्टेट में कर रही हो, चाहे हाईवेज़ में कर रही हो, उनमें कर रही हो, उन सब में हम इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है। मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब आप गुड़गांव में फ्लैट खरीदने की बजाय या जेवर के आसपास या फिर धुलेरा में या मुंबई में फ्लैट खरीदने की बजाय जो कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं आप उनके शेयर्स खरीद लो, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो ये भी एक सोच होती है। ओवरऑल एट दी एंड में एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कहाँ नहीं करना वो आपके ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप कौन सी प्रॉपर्टी को कब देख सकते हो कब नहीं देख सकते हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए, आपको लिक्विडिटी भी चाहिए, आपको माता बच्ची नहीं चाहिए फालतू की कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन वो डॉक्यूमेंटेशन, या आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि यार मैंने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करा, मेरे को 5 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख निकाले अगले दिन अकाउंट में आ गए, एंड आपने अपने जो भी आपकी नीड्स हैं आपने उसको मीट कर लिया। अगर आपको ये सब चाहिए तो बेस्ट है कि आप शेयर मार्केट में जाओ। एंड अगर आपको रियल एस्टेट का गेम समझ में आता है, अगर आप वो जो टाइम कॉस्ट एंड एनर्जी है वो आप लेने को तैयार हो, तो आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए। और तो ये है, देखिए आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, रियल एस्टेट की नॉलेज है तो रियल एस्टेट पे जाओ, शेयर मार्केट की नॉलेज है तो शेयर मार्केट में जाओ। अब बात आती है कि किसी को अगर दोनों चीज़ों की नॉलेज है तो उसको क्या करना चाहिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो अपना घर है वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दैट इज़ योर नीड। तो आप अगर एक नॉर्मल इंसान हो, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है एंड आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये कर सकते हो कि आप 25 to 30 लाख तो इक्विटीज़ में डालिए, इक्विटीज़ या म्यूचुअल फंड जिसमें भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप 35 से 40 लाख का कोई फ्लैट खरीदिए, एंड फ्लैट कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बहुत बड़ा फ्लैट या कुछ है। हालांकि आजकल 35 से 40 लाख में जो आएगा टायर 3 सिटी या टायर 2 सिटी में ही आएगा, या जो भी है आपको 35 से 40 लाख ही खर्चा करना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हो कि 35% ऑफ योर पोर्टफोलियो कह लो, 35 या 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन रियल एस्टेट, एंड 35 to 40% या फिर चलो 25 to 30% आपका इक्विटीज़ वगैरह में होना चाहिए। इसके अलावा 10 से 15% आप FDs में डाल सकते हो। उसके बाद आपके ये मान लीजिए गोल्ड बॉन्ड्स आपने ले लीजिए या फिर फिजिकल गोल्ड ले लिया, उन सब में आप डाल सकते हो। और किसी को क्रिप्टो की नॉलेज है तो 4-5% आप क्रिप्टो में भी डाल सकते हो। एनीवेज, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। आप रियल एस्टेट को ज़्यादा प्रेफर करते हो, शेयर मार्केट को करते हो, वो भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे इन पॉइंट से आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।